नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। अपने आप पर आतंकी मुल्क का ठप्पा लगवा चुका पाकिस्तान जहां उग्रवाद फैलाने में नंबर 1 है, वहीं पर नशीले पदार्थों की बिक्री में भी गंदी कमाई करने से उसे अब कोई गुरेज नहीं है। कश्मीर घाटी में एलओसी के जरिए आतंकियों को घुसपैठ की लगातार कोशिशें करवाने के साथ साथ पाकिस्तान इस ओर नशीले पदार्थों को भी भेजने की कोशिशों में है, जिन पर सेना लगातार पानी फेर रही है। ऐसी ही एक और कोशिश को बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में नाकाम किया गया है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 30 किलो हीरोइन जब्त की है। बरामद की गई इस हीरोइन की अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत देखी जाए तो 25 करोड़ बताई जा रही है। दरअसल उड़ी सेक्टर में एलओसी के नजदीक कुछ हलचल देखे जाने पर सुरक्षा बलों ने वहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें हीरोइन की खेप बरामद की गई। इस खेप को वहां पहुंचाने वाले तस्कर हालांकि पाकिस्तान वापस भागने में सफल रहे और हीरोइन की इस खेप को इस तरफ कौन ले जाने वाला था, इसकी तफ्तीश पुलिस अब द्वारा भी की जा रही है। The Indian Army troops have observed some suspicious movement along the LC, and parties were sent along. Search party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have, upon observing the movement of the troops, run away from there and dropped their contraband at the spot. This has been recovered by the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap. There are a couple of backpacks, markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation is coming to around 20 to 25 crores, and it's a huge catch in that sense. The troops are alert, and the synergy on the border is intact, and we are trying our level best that all these attempts of narco terror, where drugs are being pushed in to fund terrorism here in the valley, these are stopped, and there are no disturbances to the internal security climate of. जम्मू में पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे कोरोना काल में नियुक्त किए गए अस्थायी नर्सिंग स्टाफ को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ी सौगात दी है। उपराज्यपाल ने आज धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ के साथ स्वयं मुलाकात की है और उनकी सेवाओं को 3 महीने आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया है। उपराज्यपाल ने यह फैसला भी लिया है कि स्वास्थ्य विभाग में भरे जाने वाले खाली पदों में पहले इन लोगों को तरजीह दी जाएगी, और वहीं पर उपराज्यपाल ने इस फैसले से जो उपराज्यपाल का ये फैसला है, इससे इन युवाओं में उम्मीद की एक किरण भी नजर आई है और इन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल का आभार भी जताया है। दूसरा, जितनी पोस्ट है यूटी के पास वो हम एडवर्टाइज करेंगे, और क्योंकि कोविड में इन लोगों ने बहुत ही मन से काम किया है, तो नियुक्ति में इनको हम वेटेज देंगे ताकि ये बच्चे मेहनत कर सकें और समाज की सेवा करें। सर, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, एलजी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि 3 मंथ्स के लिए हमारा एक्सटेंड किया जाता है, और उसके बाद जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी एडवाइसमेंट निकलेंगे, उसमें फर्स्ट चांस हमें ही दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ आने की जहमत उठाई, और हम सब बहुत खुश हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 3 मंथ का इनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट उनके पास आएगी तो वहाँ पे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ये बोल के गए हुए हैं। अभी तो सारे बच्चे उन्हीं के बात से थोड़ा सहमत हुए हैं। अब देखते हैं दिसंबर में क्या होता है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है या हमें निकाला जाता है। बट कंटिन्यूशन मिला नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे आगे जाके खुद बात करके आगे पीछे किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। एट लास्ट तो पुलिस ने तो हमें उठा लिया वहाँ से। चलो, अब तो यही सोच रहे हैं कि दिसंबर में अब क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी देखते हैं वो ऑर्डर कब तक आता है उनका, कि 3 मंथ कब तक हमारा एक्सटेंड किया हुआ है।
कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में एक मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन किया है। बजरंग दल का कहना है कि यह हमला हिंदुओं की आस्था पर बड़ा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल ने अनंतनाग पुलिस पर भी संगीन आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि इस मंदिर का स्वरूप अगर पहले नवरात्रि से पहले दोबारा न लौटाया गया तो पहले नवरात्रि को राजभवन का घेराव किया जाएगा। कल हमने अनंतनाग एसएसपी से बात करने की बार बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन अटेंड नहीं किया और उन्होंने व्हाट्सएप से हमें मैसेज भेजा कि हमने एक प्रेस रिलीज जारी की है, आप उससे जो है पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से हिंदू आस्थाओं के ऊपर प्रहार होगा तो उसका जवाबदेही कौन होगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एसएसपी अनंतनाग के पास है, तो क्या जवाबदेही जो है वो अनंतनाग एसएसपी की नहीं थी? उनका फर्ज नहीं था कि हमारे से बात करना, जो उन्होंने बात नहीं की। हम सीधे सरकार को आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया नवरात्रों से पहले और वहां की जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब कई सड़कों को रंगा जा रहा है। रंग रोगन के इस काम में कई व्यस्त सड़कों को भी दिन भर बंद रखना पड़ रहा है और श्रीनगर के रीगल चौक में भी बंद किए गए एक रास्ते के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अमजद ने बातचीत की है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन व श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर आमिर राथर के साथ। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है आमिर राथर का, आइए आपको दिखाते हैं। शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, या एक तरह से हम ऐसा कहें कि एक बहरूपिया चेहरा सामने रखने की कोशिश की जा रही है, जहां एक तरफ शहर के स्ट्रेचेस को अगर आप देखें सड़कों पर चलने की जगह नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी उन्हें पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं रीगल चौक के बीचों बीच हम मौजूद हैं। आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही है, डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं सड़कों पर, और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से शहर जो है वो स्मार्ट है और किस तरह से इस स्मार्ट शहर के अंदर अलग अलग तरह की तस्वीरें, आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रही हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब और उनके साथ साथ जो एक एडिशनल पोस्ट वो होल्ड करते हैं, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन की तरह से उन्हें देखते हैं, आमिर राथर साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है सर, शहर की सड़कों पर बीचों बीच इस तरह से जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, पब्लिक नाराज नजर आ रही है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है जिसको फिलहाल के लिए सही अगर कहें तो मिनिमम 10 दिन के लिए तो बंद किया जाएगा। क्या पब्लिक सफरिंग नहीं होगी? नो, ये जहाँ पे भी कोई भी स्पॉट जो लिया गया है, चाहे ये है या जो कल वहाँ पे किया था परसों, वो वैसा स्पॉट है जहाँ वो ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। इनफैक्ट प्लेस मेकिंग और भी हम कहीं कहीं पे करने का प्लान करेंगे जंक्शंस के पास। उसका पर्पस भी ये है कि हम लोग थोड़ा सा हमारे ट्रैफिक को भी स्मूथ कर पाएं। तो इट्स अ नॉर्मल एक्सरसाइज, ब्यूटिफिकेशन भी होता है और कहीं कहीं पे जो लोगों के लिए वाइब्रेंसी भी होती है। खासतौर पे जो हमारे बच्चे हैं, दे टेक पार्ट इन दीज एक्टिविटीज, दैट इज द होल पर्पस ऑफ इट। इससे थोड़ा सा ये चीज होता है, बट वी आर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि कहीं पे भी किसी जो है इट शुड नॉट लीड टू इनकन्वीनियंस। कि ये जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो तो आपने नजर में रखा है, सब कुछ रखा है, लेकिन शहर ये कह रहा है कि एक बहरूपिया चेहरा सामने रखने की कोशिश की जा रही है रंग चढ़ा करके, क्योंकि एसेंशियल रूट्स, आप बिमना की बात करें, बटमालू की बात करें, मैकडेमाइजेशन कहीं नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स कहीं नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी हमारे पास है 5 महीने से तैयार है, इनॉग्रेट नहीं हो पा रही है। बेसिक फैसिलिटीज को छोड़ करके रंग तराशी करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा चेहरा सामने रखने की कोशिश की जा रही है जो हकीकत है ही नहीं। बिल्कुल गलत है ये कहना भी गलत है। हर किसी चीज का, हर किसी पर्पस का, हर किसी एक्टिविटी का अपना अपना एक पर्पस होता है। हमारे चाहे जंक्शंस का है, उन पे भी पैरेलली हम लोग जंक्शन इंप्रूवमेंट्स में भी काम कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ ट्रैफिक लाइट्स हैं, इसको अपग्रेडेशन का काम भी हम लोग पैरेलली कर रहे हैं। मार्केट्स अपग्रेडेशन का भी, जो हर किसी एजेंसी का अपना अपना एक मैंडेट होता है और अलग अलग देयर आर सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर टू बी डन, सो वो दे आर बीइंग डन पैरेलली। तो इसमें ये नहीं है कि एक चीज की जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। दीज आर एक्टिविटीज बेसिकली जो हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है, हमारे जो किड्स हैं, उनको इन्वॉल्व करने के लिए एक्टिविटीज। ये जंक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखोगे अभी टायर्स हैं जो कहीं पे आलू गिरे पड़े रहते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके अपने शहर में किसी स्पॉट को ब्यूटीफाई करके। अगर पूछें तो कितने समय के लिए बंद रहेगा स्ट्रेच अभी? तो फिलहाल हम लोग ये बच्चे जो है दे आर मेकिंग सम ड्राइंग्स एंड अदर थिंग्स टू इट। वंस दिस इज डन, उसके बाद दिस विल बी एक्सेसिबल एंड ओपन फॉर पब्लिक। इसमें ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट।
थैंक यू सो मच आमिर साहब बात करने के लिए। तो शहर के अंदर की जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ट्रैफिक लाइट्स नहीं चल रही हैं, पार्किंग्स अवेलेबल नहीं है, गाड़ियों को साइड पर लगाने की कहीं पे जगह नहीं है, वेंडर स्ट्रीट एरियाज मौजूद नहीं है, सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन नहीं है, एसएमसी के एसेंशियल प्रोजेक्ट्स जो होने चाहिए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन रंग तराशी क्या बात है, शहर के अंदर ऐसी जगहों पर हो रही है और इस प्रकार की हो रही है कि देखने वाला भी एक समय के लिए चौंक जाता है कि सही में हमारा शहर जो है बदल रहा है। लेकिन इस शहर की दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और एक तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे इसके बाद, जिसमें आप देखेंगे कि शहर के असली जो प्राइम इलाके हैं जहाँ पे रिहायशी लोग रहने वाले हैं वो क्या शिकायतें करते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। बारामूला के बोनियार इलाके में आयोजित खेल महोत्सव में कई स्कूलों के बच्चों ने अपने अपने जौहर दिखाए हैं। इस खेल महोत्सव के तहत खो खो चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया, जिसमें 8 स्कूलों के 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सेना द्वारा आयोजित खेल महोत्सव में कई अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया था। वहीं खो खो में विजेता रहने वाली टीम को सेना द्वारा इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। पहले मैं आर्मी को थैंक यू बोल रही हूँ जिन्होंने ये इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए। और ड्यू टू कोरोना हम घर पे बहुत बोर हो गए थे। इनकी वजह से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एंटरटेन किया और बहुत मज़ा आया। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और हमें नेशनल में खेलने का भी मौका मिलेगा। अंदर बहुत शौक है कि मैं नेशनल में खेलूँ चाहिए, क्योंकि ऐसे हम ओनली स्टडीज़ के साथ ही नहीं रहे, क्योंकि हमें खेल कूद में भी हिस्सा मिले। सूचना के अधिकार की आड़ में कुछ आरटीआई कार्यकर्ता लोगों को ब्लैकमेल करने का गोरख धंधा भी कर रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं समाजसेवी राजेश पंडगोत्रा ने, जिन्होंने कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं को ईंट भट्टा मालिकों को तंग करने का खुलासा भी किया है। पंडगोत्रा के मुताबिक ऐसे तत्व व्यापारियों के साथ साथ निजाम के कुछ अधिकारियों और राजनेताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। पंडगोत्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि आरटीआई कार्यकर्ता नियम कानूनों का पालन करके अपने ईंट भट्टे चलाने वाले लोगों को तंग कर रहे हैं, जिन पर नकेल कसी जानी चाहिए। लोग हैं जिन्होंने इसको एक धंधे के रूप में जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, उनको ब्लैकमेल करके इन्होंने पैसे ऐंठने का जो एक धंधा बनाया हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जिस तरीके से जो है वो ईंट भट्टे वाले जो है इनको परेशान किया जा रहा है। एनओसी जो है उनको क्लीन चिट दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है इनको ब्लैकमेल करके इनसे पैसे वसूलते हैं। और मोबाइल स्मगलिंग में जो है वो इनका जो पूरा हाथ है। ये एक गैंग है, ये एक बहुत बड़ा गैंग है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। और हम डीसी जम्मू से अपील करेंगे, एलजी साहब से अपील करेंगे, इस किस्म के जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने गोरख धंधा बनाया हुआ है ब्लैकमेलिंग का, इनके ऊपर पीएसए लगाया जाए और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। आम आदमी पार्टी ने जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाया है और यही वजह है कि आज दाखिले देने के लिए मांग कर रहे बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। वो जो आज हालत ये है कि जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो इनटेक कैपेसिटी इनकी थी, उस इनटेक कैपेसिटी के मुताबिक भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और फैकल्टी नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। और उनकी सफरिंग का मेन कारण जो हम कहेंगे कि अक्यूज्ड हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। पिछले 4 सालों से जम्मू के अंदर इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 इन्होंने वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिए। पहली वाइस चांसलर जो इन्होंने अपॉइंट करी थी उन्होंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि इन स्टेट का जो लचर रवैया रहा है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स कम्युनिटी एंड फैकल्टी मेंबर्स, वो सारे का सारा इस तरीके का रहा है कि वो नॉन सीरियसनेस का जो इनका जो एटीट्यूड था, उसकी वजह से आज नतीजा ये हुआ है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को प्रॉपर एडमिशन नहीं मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनको बने बनाए 5 कॉलेज मिल गए, 5 कॉलेज के साथ साथ 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इनको डेवलप करने थे, वो अभी तक नहीं कर पाए।
अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के उस फैसले की कड़ी निंदा की है जिसमें सेवा मुक्त हो चुके इंजीनियर्स की सेवाएं एक बार फिर से दोबारा लेने की बात कही गई है। इन बेरोजगार इंजीनियर्स का कहना है कि प्रशासन का ये फैसला सरासर उनके साथ धोखा है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से उन्हें रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर रिटायर इंजीनियर्स को ही दोबारा नौकरी पर रखना है तो फिर इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस का फायदा ही क्या है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर में इस टाइम 50 के आसपास कॉलेजेस हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है फिर उनका फन क्या है, जो उसमें 3000-4000 के आसपास बच्चे पास आउट होते हैं हर साल, उनका क्या फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है ना हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है, और गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की ही नहीं है। कि एक पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप वो भी खत्म कर दिया, उसको भी अभी तक इन्होंने रिस्टार्ट नहीं किया हुआ है। अब इसमें हम जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ इस टाइम यहाँ पे है इंजीनियर, वो भी इसमें इस स्कीम के तहत एडजस्ट हो सकते थे, मगर गवर्नमेंट की हमारी बदकिस्मती है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोच नहीं रही है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, मैंने बीटेक एमटेक किया है, पॉलिटेक भी किया है, और ये डिप्लोमा डिग्रीज तो कर ही रखी हैं मैंने। सिविल में अलग कर रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग कर रखी हैं। वो इसलिए कर रखी थी डिफरेंट ब्रांच में ताकि मुझे नौकरी मिल सके, पर मुझे अभी तक जो है किसी भी ब्रांच में नौकरी देखने को नहीं मिल रही है। रिटायरमेंट के लिए ये लोग पॉलिसी बना रखे हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की है, और हम तो खज्जल हो रखे हैं। 2014-15 से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ में शनिवार को बीएसएफ की ओर से शुरू की गई रिट्रीट सेरेमनी पाकिस्तान को रास नहीं आई है। जिस समय सुचेतगढ़ पर भारत माता की जय व वंदे मातरम के जय घोष गूंज रहे थे, उसी समय पाकिस्तानी सीमा से हथियारों की खेप लेकर ड्रोन को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। रिट्रीट सेरेमनी खत्म होने के बाद रात को पाकिस्तान की ओर से उसे ड्रोन ने भारतीय क्षेत्र में मकवाल सेक्टर के फलाय मंडाल के अलोरा गांव में हथियार गिराए, और हालांकि समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को हथियार गिरने की सूचना मिल गई और हथियारों को जब्त भी कर लिया गया। ये हथियार एक पैकेज में बांधकर ड्रोन से गिराए गए थे, जिसमें AK-56 राइफल, 3 मैगजीन और उसके कारतूस भी मिले हैं। इन हथियारों को किसके लिए गिराया गया था, हथियार लेने कौन आने वाला था, पुलिस इसकी जानकारी में जुटी है। दरअसल शनिवार रात 10:30 बजे के करीब मकवाल सेक्टर के गांव हलोरा में एक मोटरसाइकिल सवार ने सड़क किनारे झाड़ियों में आसमान से हथियार का एक पैकेट गिरते हुए देखा था। चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को पहले से ही भनक थी कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन की मदद से हथियार भेज रहा है, तो मोटरसाइकिल सवार ने सुहंजना पुलिस चौकी में जाकर झाड़ियों में हथियार गिरने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और ये खेप बरामद कर ली है। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना में शहर के वेयर हाउस को कहीं और शिफ्ट करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। समय के साथ साथ वेयर हाउस और नेहरू मार्केट में व्यापारियों को जगह की तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है, और पूर्व सरकारों के कार्यकाल में इसे शिफ्ट करने का मसौदा तैयार होने के बावजूद भी व्यापारियों के हाथ मायूसी ही लगी है। सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए का राजस्व देने के बावजूद भी वेयर हाउस के व्यापारियों की ये दरीना मांग पूरी नहीं की गई है। इसे पूरे मामले पर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट थी उमर अब्दुल्ला के टाइम, तो उस समय जो है निशानदेही राय मोड़ के अंदर हुई थी, लेकिन प्रॉपर पैसे का फंडिंग ना होना, और मैं समझता हूँ लैंड एक्वाजिशन जो है नहीं हो पाई, उसका नुकसान जो है हमें हुआ है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास काफी लैंड है। अगर गवर्नमेंट सीरियस इस कंसर्न को देखे और हमें गोडाउन्स की जगह मिले, तो हमारा व्यापार जो है आसानी से हो सकता है। और आपको ये जानकारी दे दूं, जो हमारी मार्केट है वो तकरीबन 300 करोड़ के करीब टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देती है। मैं समझता हूँ सरकार की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो है व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग में से सबसे बड़ा जो टैक्स कलेक्टर है वो हमारा यही मार्केट है, वेयर हाउस नेहरू मार्केट, जो पूरे जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में सप्लाई करता है। तो मैं समझता हूँ बेसिक एमिनिटीज से अभी हम दूर हैं। अगर बेसिक एमिनिटीज हमें मिल जाए, साफ सफाई और बिजली पानी, और साथ में हमें गोडाउन्स की जगह मिल जाए, तो मैं समझता हूँ व्यापारी जो राहत महसूस करेंगे, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है
उसमें भी हमें पूरा विश्वास होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है वो लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। एमएलए भी आते रहे, डिवकॉम भी आता रहा, डीसी भी आते रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आते रहे, लेकिन वो सब एक ही बात कहते थे, अभी कोई हमें मालूम नहीं है, अभी हमें कोई मालूम नहीं है। अगर डॉक्टर साहब से बात करते थे वो कहते कंसर्निंग अफसर से आप बात करें, आप कंसर्निंग अफसर से बात करें। मैं कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो सीरियसली हमें इस बात के लिए कोई अप्रोच नहीं करता था भी वेयर हाउस कहाँ जाना है। और आज तक हमारे वेयर हाउस के जितने व्यापारी वर्ग और जितने मेंबर हैं, किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि वेयर हाउस कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इसलिए हम ये चाहते हैं अगर वेयर हाउस को कहीं इन्होंने शिफ्ट करना है, स्मार्ट सिटी के मुतालिक भी कम से कम व्यापारी वर्ग को अपने साथ लेके जाएं, ताकि व्यापारी वर्ग को इस बात का एहसास हो कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है। जो J&K का जितना रेवेन्यू आता है उसका 5% हिस्सा जो है वो सिर्फ ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के नुमाइंदे देते, मेंबर्स देते हैं। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट पे इस बात का कोई भी जू नहीं रेंगती भी वो व्यापारियों को बिल्कुल सच बताया जाए भी व्यापारी की क्या पोजीशन है। व्यापारी 24 घंटे घुटता रहता है उनकी बातें सुन के, कभी वो सच्चाई हमारे सामने लाने की कोशिश नहीं करते। भद्रवाह में 2018 में शुरू हुआ मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। ये काम सिवाय नींव रखने के आगे नहीं बढ़ पाया, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी झलक रही है। यहां से कई सरकारी कार्यालय पुरानी तहसील परिसर से कोटली बस स्टैंड शिफ्ट करने से होटल कारोबारी व दुकानदार भी बेहद प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद एसडीएम ऑफिस भी हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन कुछ साल पहले 3 साल पहले यहाँ पे जी किसी ने ऐलान कर दिया मिनी सेक्रेटरीट का। तो इन्होंने अभी ऐलान ही हुआ था तो इन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी, लेकिन कोई अभी ना फंड्स थी ना कुछ थी। उसकी वजह से हम यहाँ पे खज्जल हो गए, पूरे दुकानदार यहाँ पे तबका बंद हो गया है। जितना क्या बोलते हैं जी, टोटल हम यहाँ पे लॉस हो गए। और जो ठेका लकड़ी का था वो रोड़ू की लकड़ी उन्होंने ले गए, उसको उठा के यहाँ से ले गए, लेकिन पैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंगें से पैसे थे वो ले गए उधर से उठा के। जनाब अली अब हमें मामूली एक एफिडेविट बनाना होता है या एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, हमें यहाँ से पहले किराया खर्च करने जाना पड़ता है नीचे, वहाँ से वापस आना पड़ता है। हमें एक 10 रुपये की चीज़ बनाने के लिए हमें 150 रुपये खर्च करना पड़ता है और पूरी दिन हमें ज़ाया हो जाता है यहाँ पे। और हमारे ये दुकानदार यहाँ तबका है, जितना भी तबका है और सारा खराब हो गया, किसी का काम नहीं चल रहा। इतना कि घर चला के बात पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए जी, हमारा जो यहाँ पर जो मिनी सेक्रेटरीट जो हमारी तहसील हुआ करती थी, आज लगभग 3 साल हो गए यहाँ पर, ये अभी वैसे ही वीरान पड़ी हुई है। और जिन लोगों ने यहाँ पर इसको तोड़ा है, लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं जी हम यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट बनाएंगे, लेकिन ना मिनी सेक्रेटरीट है ना तहसील है। और जो हम यहाँ पर दुकानदार जितने भी है, तहसील साइड में लगभग हम 150 दुकानदार हैं। हमारा काम टोटली धर्म भरम हो चुका है, लेकिन जिला इंतजामिया के कान तक जू नहीं रेंगती है और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। देखिए अब हम बताएं कि हम लोग क्या करें, भूख हड़ताल पर बैठे कि प्रोटेस्ट करें। अब सरकार ही हमें कोई राय दे, क्योंकि हमें घरों का चलना मुश्किल हो गया है, हमारी दुकानें बंद हो रही है और यहाँ पर जो दुकानदार साहिबान उनको किराया देना मुश्किल हो रहा है। और हम गवर्नर इंतजामिया से भी अपील करते हैं और हमारे जो डीसी साहब है उनसे भी गुजारिश करते हैं और जो हमारे एडीसी साहब है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो यहाँ पर जो ये काम है JKPCC के अंडर था ये काम, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने जो यहाँ पर जो इसका डैमेज किया है वो तो कबाड़े में भेज दिया, कबाड़े के वहाँ पर भेज दिया। करोड़ों की लकड़ी थी यहाँ पर, करोड़ों का सामान था, लेकिन आज इस मार्केट में ऐसी नौबत आ चुकी है कि दुकानदार मजदूरी करने पर उतर। जम्मू के वार्ड नंबर 45 की पार्षद का देहांत होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस वार्ड में दोबारा पार्षद के चुनाव करवाने की भी मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता असलम खान ने उपराज्यपाल और चुनाव विभाग से इस बाबत मसौदा तैयार करने की भी अपील की है। उन्होंने बताया है कि पार्षद के देहांत से इस वार्ड का विकास का और लोगों के कई काम रुके पड़े हैं, लिहाजा यहाँ पर चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए। जाने से जो जहाँ कमी महसूस हुई है उस कमी के लिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ फिर दोबारा से कोई इलेक्शन हो, कोई नया कोई मेंबर जो इलेक्ट होगी जहाँ आए, हमारे लोगों की जो दरीना मांगें हैं वो पूरी हों। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी गलियों के हैं, सफाई का है और कई सारे छोटे छोटे काम हैं जो किसी ने स्टैंप लगवानी है, किसी ने कोई फार्म टेस्ट करवाना है,
तो ऐसी दिक्कतें जो आती हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि कोई मेंबर जो यहाँ का जो काउंसलर बने वो लोगों की जो है वो ये मांगे जो हैं जो उनकी परेशानी है वो दूर करे। तो इसलिए हमने आज का आपके माध्यम से फिर यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो है इस पे गौर की जाए और जल्दी से जल्दी जो है वो इलेक्शन कराई जाए। वाइस प्रेसिडेंट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।